Hello students, how are you? Everything fine? I hope so. चलो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको फिर से एक नई इंटरेस्टिंग चीज का इंट्रोडक्शन या डिटेल्स बताने वाला हूँ। ये प्रॉपर्टी ऐसी है, लाइट की से रिलेटेड है बेसिकली, और जिसको हम डे टू डे रूटीन में बड़ी आसानी से बहुत बार हम देख लेते हैं, बट शायद हम कभी केयर नहीं करते या सोचने की जरूरत ही नहीं समझते ये क्यों होता है, कैसे होता है। आप साइंस पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली ये क्वेरीज आपके मन में आनी चाहिए हमेशा ही। जब भी आप कुछ नया देखते हो तो सोचो ये क्यों कैसे हो रहा है। तो ऐसे एक प्रॉपर्टी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, जिसको हम डे टू डे रूटीन में, जैसे मैंने बताया, कभी ना कभी सुबह से लेकर शाम तक कभी ना कभी हम उसके सामने आ ही जाते हैं। सो जस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मैं किस प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सपोज एक ग्लास का बीकर है, इट इज, अब इसमें हमको करना क्या है, एक पेंसिल लो एंड जस्ट कीप इट लाइक दिस वे। एम्प्टी बीकर है, आपने एक सपोज पेंसिल रख दिया कुछ इस तरह से, ये इसका पॉइंटेड एज है। आपको पेंसिल बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देगी, करेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई, जैसी है वैसी दिखाई देगी। अब मैं क्या करूंगा, सेम बीकर में पानी भर देता हूं, ठीक है। इस लेवल तक सपोज मैंने अगर इसमें वाटर फिल कर दिया, अगर आपने उसमें वाटर फिल कर दिया तो उसके बाद ये जो पेंसिल का शेप है ये कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बाहर का पोर्शन जो होगा वो तो एज इट इज ही रहेगा, बट अंदर का पोर्शन थोड़ा सा बेंडेड आपको दिखाई देगा एंड कंपैरेटिवली ये ब्रॉड दिखाई देगा कुछ इस तरह से। ये अगर ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर था तो वाटर डिप फिल करने के बाद आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों होता है, पेंसिल की लोकेशन आपको शिफ्ट हुई दिखाई दी, प्लस थिकनेस ब्रॉड हुआ, होता है। ये प्रैक्टिकली आप घर पे करके देख सकते हो, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। उसी तरह से सपोज अगेन अ कंटेनर, इसमें मैंने कॉइन रख दिया बॉटम पे, ठीक है, और मैं यहाँ साइड से देख रहा हूं। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है या आप ही हो, या आप इस तरह से देखने की कोशिश कर रहे हो उसको। आपको एम्प्टी कंटेनर में कॉइन की डेप्थ जो होगी, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ द कंटेनर है, वही कॉइन की डेप्थ भी लगेगी। बट अब उसी कंटेनर में आप पानी भर दो एक सर्टेन लेवल तक, सपोज आपने इस लेवल तक पानी भर दिया। अब सेम ऑब्जर्वर को जो यहां से देख रहा था उसको लगेगा कि जो एक्चुअल कंडीशन ये थी, अब आपको लगेगा कि कॉइन थोड़ा सा ऊपर आ गया है, जो यहां दिखना चाहिए था वो यहां दिखाई दे रहा है। होता है, बहुत सा कॉमन, वेरी वेरी कॉमन इफेक्ट। आपको ऐसे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं अरे कैसा होता है, क्यों नहीं होता, ये होता है या नहीं होता है। बहुत सा कॉमन, बहुत ही कॉमन सा इफेक्ट है, आप देख लो घर में करके। कोई भी कंटेनर हो, अभी का अभी लेक्चर खत्म होते तुरंत क्रॉस चेक कर लेना, रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है। होता है। तो अब ये होता क्यों है, अब ये होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लाइट की एक प्रॉपर्टी काम करती है विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Now what happens, or what is exactly refraction of light? Whenever light enters or move from one medium to another, देख रहे हो, पहले यहाँ पूरा मीडियम एयर था, अब ये एयर और वाटर है। यहाँ पहले फुल एयर था, अब एयर और वाटर है। तो whenever light changes its medium, it deviates from its actual path। मतलब लाइट जब भी अपना मीडियम चेंज करती है, अपने पाथ से डिविएट होती है। वो किसी भी तरफ डिविएट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब ये एयर है और ये ग्लास है, और लाइट जब ऑब्लिकली इसमें एंटर कर रही है तो एक मीडियम में जैसे सेकंड मीडियम में एंटर करेगी तो ये डिविएट करेगी। डिविएट किस तरफ करेगी, इट विल डिविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मतलब इसका डिविएशन कुछ ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में एंटर कर रहे हो। अगर आप डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हो, मतलब कंपेयर टू दिस मीडियम, अगर सेकंड मीडियम आपका डेंसर है तो लाइट विल डिविएट टुवर्ड्स दिस वे, अगर ये सेकंड मीडियम रेयर है तो इट विल डिविएट दिस वे। बट हमको अभी फिलहाल वो नहीं स्टडी करना, हमको सिर्फ ये देखना है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एग्जैक्टली क्या है, whenever light changes its medium it deviates from the actual path। एक्चुअल पाथ क्या था लाइट का, ये था। अगर लाइट डिविएट नहीं जाती होती तो सीधा जाती, बट जैसे लाइट अपना मीडियम चेंज करती है वहां पे लाइट में डिविएशन होता है, और इसी डिविएशन की वजह से यहाँ पे आपको कॉइन का थोड़ा सा शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है, पेंसिल आपको बेंड दिखाई दे रही है। ये बहुत सारे कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं जो डे टू डे रूट में हम देखते हैं, विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फाइन। तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इससे रिलेटेड कुछ लॉज के बारे में बताऊंगा। सो होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से डिविएट होती है, और इसी डिविएशन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब देखो,
जब भी लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो वो कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करती है। अब ये रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है वो भी बता दूं मैं आपको। सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट रे के रिस्पेक्ट में बताता हूँ। पहले सपोज ये आपका फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ये एक रेयर मीडियम है, इसको कंसिडर कर लेते हैं हम डेंसर मीडियम है। अब ये रेयर और डेंसर कैसे डिसाइड होता है? मैं रेयर डेंसर तो बोल रहा हूँ, आपको पता है रेयर डेंसर कैसे होता है? जो मीडियम की या जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है वो रेयर होता है, जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है वो डेंसर होता है। पहली चीज ये, या तो आपको डेंसिटी पता हो, या दूसरी प्रॉपर्टी होती है हर मटेरियल के अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। होप आपको ये सब कुछ पता होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत बेसिक चीजें हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पढ़ के रखो, समय नहीं बताऊंगा। अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, सपोज फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मालूम है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो मीडियम होता है डेंसर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो होता है रेयर। फाइन। तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ये दो टाइप के मीडियम है। सपोज अगर लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लाइट ऑब्लिकली फॉल होती है कुछ इस तरह से। जब रेयर से डेंसर में आती है तो लाइट सीधा बेंड होगी नहीं, सीधा नहीं जाएगी, इट विल बेंड, और बेंड किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ाई गई हैं, इसलिए मैं 11th 12th के लेवल पे आपको एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतनी छोटी छोटी चीजें बताऊं, बट फिर भी मैं जहां तक हो सकता है मैं बेस लेवल से बता रहा हूं। So light moving from rarer to denser, it always bends towards the normal. This ray is known as incident ray. This perpendicular is taken as normal. इसको बोलते हैं हम refracted ray. This is called refracted ray. अब इसमें कुछ देख रहे हो आप, एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। This is your angle of incidence, angle between the normal and the incident ray. Angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence. Angle between the normal and the refracted ray is known as angle of refraction. Correct? Angle of incidence, angle of refraction. एक चीज और, अगर ये लाइट डिविएट नहीं होती तो ऐसे जाती, बट अब कहां से जा रही है? इस रूट को फॉलो कर रही है, तो एक्चुअल में लाइट डिविएट कितनी हुई? इतनी। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डिविएशन, ये कुछ एंगल फॉर्मेशन होते हैं। तो जब भी लाइट एक पेयर से दूसरे पेयर में या एक मीडियम से दूसरे पेयर मीडियम में जाती है तो हमेशा उसका डिविएशन होता है। डिविएशन कैसे भी हो सकता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकता है। अगर ये लाइट उल्टा जाती तो सपोज अगर ऐसे जा रही होती डेंसर टू रेयर, तो आप देख सकते हो इसी पाथ को उल्टा हो जाएगा, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल टिल्ट होती है। ये चीजें फिक्स है कि लाइट डिविएट होती है टुवर्ड्स या फिर अवे, ये डिसाइड करेगा कौन? रेयर डेंसर और डेंसर टू रेयर। पर ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का डायग्राम। अब इस पूरे रिफ्रैक्शन में कुछ लॉज हैं जो फॉलो होते हैं हमेशा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। फर्स्ट लॉ ये है, किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर एग्जांपल मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ मीडिया, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always a constant. इसका मतलब क्या? मतलब सपोज अगर फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम ग्लास है, एयर टू ग्लास, तो अब मैं किसी भी एंगल पे फॉल करूं लाइट को तो अकॉर्डिंगली आर की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं आई का वैल्यू चेंज करता हूं तो आर का वैल्यू चेंज होगा। बट किसी भी पेयर ऑफ एंगल के लिए आई और आर के लिए अगर मैं साइन आई बाय साइन आर निकालूंगा तो वो हमेशा एक फिक्स नंबर ही मुझे मिलेगा। मतलब फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। पहला लॉ है ये, दिस इज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है, आप देख सकते हो डायग्राम में इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये सब कुछ हमने 2 डायमेंशनली बनाया हुआ है, इसमें कोई 3 डायमेंशनल हमारा इमेजिनेशन नहीं है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्या है ये? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। थर्ड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को आप देख सकते हो, दोनों अलग अलग मीडियम में बन रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट मीडियम में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकंड मीडियम में, तो ये दोनों अलग अलग मीडियम में है, प्लस नॉर्मल के दो अपोजिट साइड में। सो थर्ड पॉइंट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लाई इन 2 different मीडिया, they lie in 2 different medium on either side of the normal, on either side of the normal। ये 3 रूल्स हमेशा वैलिड होते हैं जब भी कहीं रिफ्रैक्शन होगा।
जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी डेफिनेटली वो तीनों रूल्स को फॉलो करती है, ठीक है। ये सारी चीजें 10th लेवल तक काम करती है। जो मैंने आपको बेसिक डायग्राम दिखाया हुआ है ये सब 10th तक हम इसी मेथड से पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। बट नाउ इन 12th वेव ऑप्टिक्स में यही सेम चीज आपको फिर से प्रूव करने के लिए पूछी जाती है, बट विथ अ डिफरेंट मेथड। और वो डिफरेंट मेथड है हमारा हॉयगेंस प्रिंसिपल, जो आपको ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। व्हाट इज हॉयगेंस प्रिंसिपल? सो क्वेश्चन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हॉयगेंस प्रिंसिपल एक्सप्लेन और प्रूव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इसके बाद मैं आपको वही प्रूव करके दिखाने वाला हूं। अभी तक जो मैंने बताया वो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि एग्जैक्टली ताकि आपको पता हो कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। अदरवाइज मैं डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकता था क्वेश्चन को, बट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लियर? सो दिस वाज रिफ्रैक्शन और ये इसके लॉज है। अब इन्हीं लॉज को मैं हॉयगेंस के प्रिंसिपल के बेसिस पे प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट को। So point is refraction या laws of refraction on the basis of Huygens principle. Hope you remember Huygens principle। नहीं याद है तो पिछले लेक्चर्स को आप अच्छी तरह से देख लो। Huygens principle मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। Huygens principle states that every point of a wavefront acts as secondary source of light. Every point of a wavefront acts as secondary source of light। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्लेन वेवफ्रंट आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो इस पे ये हमारा वेवफ्रंट हो गया। इस वेवफ्रंट का कोई भी पॉइंट चूज कर लो, ये मल्टीपल लाइट वेव्स एमिट करेगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, और वो भी सेम वेलोसिटी से। अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी विल आल्सो रिमेन सेम। सो दिस सेकेंडरी, दीज आर द कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। अब इसी के बेस पे हमको प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो देख लेते हैं। मीडियम चेंज हुआ तो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगी, बट मीडियम चेंज नहीं होता है तो वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स विल रिमेन सेम। लेट्स सी। सो अच्छी तरह समझ लो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सपोज हियर इज वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस और a pair of media, let it be x y। फर्स्ट मीडियम सपोज हमारा रेयर है, सेकेंड मीडियम हम कंसिडर कर लेते हैं कि डेंसर है। फर्स्ट मीडियम में सपोज वेलोसिटी v1 है, सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी इज v2। फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी v1, सेकेंड मीडियम वेलोसिटी v2, रेयर डेंसर। ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम होती है अकॉर्डिंग टू हॉयगेंस वेव थ्योरी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक है, अब चलो सपोज एक सोर्स है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जहां से एक प्लेन वेवफ्रंट ऑब्लिकली फॉल हो रहा है। ये सेकंड मीडियम में एंटर करेगा और डिविएट होगा। कैसे डिविएट करेगा? लेट्स सी हियर। सो सपोज वन प्लेन वेवफ्रंट व्हिच इज बाउंडेड बाय टू लाइट रेज लाइक दिस वे। दो लाइट रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्लिकली एक साथ चलती हुई आ रही है कुछ इस तरह से। ये हमारा प्लेन वेवफ्रंट है, एक बार हमने यहाँ पे इसको इंडिकेट कर दिया। यही प्लेन वेवफ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक सर्टेन टाइम के बाद ये प्लेन वेवफ्रंट सरफेस एक्स वाई पे फॉल होता है। सबसे पहले जो सरफेस लाइट रे फॉल होगी वो किस पॉइंट पे फॉल होगी? पॉइंट ए पे। जब ये फर्स्ट लाइट रे पॉइंट ए पे होगी, जब ये फर्स्ट लाइट रे पॉइंट ए पे होगी तो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द लास्ट लाइट रे? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द लास्ट लाइट रे? उस लास्ट लाइट रे की पोजीशन को देखना है तो सिमिलर टू दिस यहां से एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दो। अगर मैंने एक परपेंडिकुलर प्लॉट किया तो सपोज वो यहाँ पे फॉल हो रहा है। अब ये परपेंडिकुलर को क्या बताता है? जब फर्स्ट लाइट रे पॉइंट ए पे फॉल होती है तो उस समय पोजीशन ऑफ द लास्ट लाइट रे विल बी एट पॉइंट बी। फाइन। उसके बाद इसके साथ क्या होगा? जैसे सरफेस पे फॉल हो रहा है ऑब्वियसली सेकंड मीडियम डेंसर है बट इट इज ट्रांसपेरेंट तो लाइट को तो डेफिनेटली सेकंड मीडियम में एंटर करना है। अब ये सेकंड मीडियम में एंटर करते ही डिविएट होगा एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। मीडियम चेंज हो तो रिफ्रैक्शन होना है ना, बाय बेंड होगा। तब ये बेंड होगा, जब ये बेंड होगा तो अब किस डायरेक्शन में बेंड होगा और कितना बेंड होगा ये कैसे पता चलेगा? बेंड हुआ तो कितना बेंड होगा, किस डायरेक्शन में बेंड होगा एग्जैक्टली वो कैसे पता चले? चलो अब उस पे काम करते हैं। अब यहां पे अप्लाई करता हूं मैं हॉयगेंस की वेव थ्योरी। क्या है हॉयगेंस की वेव थ्योरी? दिस इज अ पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट
एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या करेगा, बहुत सारी लाइट वेव्स यहां से एमिट करेगा मल्टीपल डायरेक्शंस में विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ऑब्वियसली क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है। बट हमको वो सारी लाइट रे से लेना देना नहीं, हमको सिर्फ एक लाइट रे से लेना देना है जो इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करेगी। तो हमको सिर्फ एक लाइट रे चाहिए जो एग्जैक्टली इस सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट रे का बेंडिंग शो करे, जो एग्जैक्ट रिफ्रैक्शन शो करे। अब उस एक लाइट रे को सर्च करने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चलो आते हैं लास्ट लाइट रे पे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चल बेटा, ये सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, जा रही होगी, नहीं जाने दो उसको, बाद में पकड़ लेंगे हम कहीं, उसको पकड़ने के लिए इसको जाने दो। लास्ट लाइट रे पॉइंट बी पे पहुंची हुई है, जब ये यहां पे पहुंचती है, मान लो ये कंटिन्यू ट्रेवल कर रही है, तो ये भी तो कुछ टाइम के बाद सरफेस पे पहुंचेगी ना, पॉइंट सी पे सपोज फॉल होती है। तो लेट अस कंसीडर कि दिस लास्ट लाइट रे टेक्स टाइम t सेकंड टू मूव फ्रॉम b टू c। कितना टाइम? t सेकंड। अगर ये t सेकंड लेती है b से c तक ट्रेवल करने में, तो लेंथ ऑफ bc कितना होगा? लेंथ ऑफ bc विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इनटू टाइम। सिंपल ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी टाइम होता है, इतना तो पता होगा ना आपको। डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी टू टाइम। सो इट इज इक्वल टू लेंथ इज v1 into t। इतना t सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इसी एग्जैक्टली t ड्यूरेशन में सेकंड मीडियम में एंटर करने वाली लाइट रे ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, इजंट इट? ये चल रही थी रुकी रुकी में थोड़ी ना होगी, ये भी तो सेकंड मीडियम में एंटर करने के बाद ट्रैवल कर ही रहा होगा ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सेम टाइम ड्यूरेशन में, मतलब t सेकंड में जो लाइट डेंसर मीडियम में एंटर की है और वो वेलोसिटी v2 के साथ ट्रैवल कर रही है, उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया होगा वो BC से कम होगा या BC से ज्यादा होगा, लेस देन BC और मोर देन BC। सोच सकते हो, मेरे बताने से पहले सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। लेस देन BC और मोर देन BC, जो फॉर लास्ट लाइट रे B to C ट्रेवल कर रही है, तो एग्जैक्टली सेम ड्यूरेशन में रिफ्रैक्टेड लाइट रे ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? लेस देन BC, मोर देन BC, इक्वल टू BC। टाइम अप। मैं बताता हूं, लेस देन BC। क्यों लेस देन BC? क्यों लेस देन BC? भाई सेकंड मीडियम में एंटर करते वेलोसिटी कम हो जाती है ना, टाइम तो उतना ही दे रहा हूं मैं, लेकिन स्पीड कम हो जा रही है। स्पीड कम हो गई तो कॉमन सेंस से वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सेकंड मीडियम में जो भी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा उतने ही टाइम ड्यूरेशन में t सेकंड में डेफिनेटली वो BC से कम होगा। चलो ये तो पता चल गया कि BC से कम चलना है इसको। तो अब मैं क्या करता हूं, एक राउंडर लो, राउंडर से BC का लेंथ मेजर करो, एग्जैक्ट BC नहीं, उससे कम कर दो, क्योंकि सेकंड मीडियम का डिस्टेंस BC से कम होगा। तो राउंडर के हेल्प से आपको क्या करना है, BC का 1/3 2/3 कुछ भी, बट लेस देन BC। चलो मैंने मान लो 2/3 लिया। फिर उस डिस्टेंस से को सेंटर A कंसीडर करके यहां से एक रेडियस बनाओ, सेमी सर्कल। लेस देन BC का जो भी डिस्टेंस आपने मेजर किया उसको रेडियस कंसीडर करो, पॉइंट A को सेंटर कंसीडर करो और एक सेमी सर्कल बनाओ सेकंड मीडियम में। जब आप एक सेमी सर्कल बनाते हो सेकंड मीडियम में, तो कुछ वो इस तरह से बनेगा। अब इस सेमी सर्कल का सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने सेमी सर्कल क्यों बनाया, जरूरत क्या है इसकी, क्या इंडिकेट कर रहा है ये? देखते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है। देखो ये सेमी सर्कल ये बताता है आपको कि यहां से रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट रेज ने t सेकंड में डायरेक्शन कोई सा भी फॉलो किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? दिस वन, व्हिच इज लेस देन BC। तो किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, लेकिन डिस्टेंस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। गॉट इट? तो डिस्टेंस भी मिल गया। अब चलते हैं, सॉरी हाँ डिस्टेंस मिल गया, अब चलते हैं हम उसके डायरेक्शन पे कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में डिविएट होगी। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है, C से इस सेमी सर्कल पे टैंजेंट प्लॉट कर दो कुछ इस तरह से, सिंपल। अब जहां पे भी ये टैंजेंट इसको टच कर रहा है उस पॉइंट को A से कनेक्ट करते हुए आगे प्रोसीड कर दो। दिख रहा है डिविएशन? कितना प्यारा, सुंदर, अति सुंदर बोल सकते हो आप इसको। सीधा जाना था, मीडियम चेंज किया, बेंड हो गया। दैट इज व्हाट द डेविएशन, यही तो मुझे चाहिए था। लाइट रे सेकंड मीडियम में जाते डेविएट हो जाती है। क्लियर? अब आते हैं पॉइंट सी के साथ। पॉइंट सी पे क्या होगा, जो इसके साथ हुआ वही उसके साथ होगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। भाई ये कुएं में कूदा है पानी में, तो ये भी कूदने वाला है, इसका देखा देखी। तो जितना बेंड इसके साथ हुआ बेंडिंग आई है, और सेम बेंडिंग उसके साथ भी आएगी। अब तो इसके लिए ज्यादा कुछ ड्रामा करने का कुछ जरूरत नहीं कि कैसे ड्रॉ करूं,
इट्स वेरी सिंपल। देखो, दो लाइट रेज अगर फर्स्ट मीडियम में पैरेलल थी तो सेकंड मीडियम में एंटर करने के बाद भी वो पैरेलल रहेंगी, क्योंकि जितना डिविएट ये होगी एग्जैक्टली उतना ही डिविएट वो भी होगी। तो इवन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल रिमेन पैरेलल। तो क्या करो, आप इस डिस्टेंस को मेजर कर लो, लेट इट बी दिस पॉइंट इज टेकन एज डी। आप CD का डिस्टेंस मेजर करो और उसके पैरेलल एक पॉइंट मार्क कर दो। सपोज अगर ये पॉइंट ये आता है तो यहां से इसके पैरेलल एक लाइट रे प्लॉट कर दो। ये है हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। क्या है ये? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यही है आपका डायग्राम। अब आप देख सकते हो लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो डेफिनेटली डिविएट हो रही है। कुछ मोटापे पे फर्क पड़ा है वेव फ्रंट के मोटापे पे? पहले इतना दुबला पतला स्लिम ट्रिम था, पानी में गिरते ही, डेंसर मीडियम में गिरते ही मोटा हो गया, पानी भर गया अंदर। ओके, ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी आपने देखा था पेंसिल वाला एग्जांपल, जब हम पेंसिल को पानी में डिप करते हैं तो पेंसिल ब्रॉड हो जाती है, दिखती है, वो कुछ यही है। कोई भी सरफेस जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसकी विड्थ बढ़ जाती है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं यहाँ सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ पे सेपरेशन कम है। ठीक है, दैट वाज द एग्जांपल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रूफ पे। जो मैंने 3 लॉज आपको बताए थे, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है प्लेन का और मीडियम का। लेट्स सी हियर। अब यहां पे देख लो, BC को आपने मेजर कर लिया V1t, AD was the distance, AD was the distance traveled in the second medium with velocity V2 in time t। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ AD equals to V2t। क्लियर? चलो, हमारा डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ एंगल्स भी बना लेते हैं जिसके साथ आपको प्रूफ करना हुआ। एंगल तो हमने दिखाई नहीं है अभी तक, आई आर किधर है। उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, एक यहां पे परपेंडिकुलर प्लॉट करता हूं, लेट इट बी n। इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रिफ्रैक्टेड रे, ये जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। I stands for angle of incidence, R stands for angle of refraction। अब देखो, फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द डायग्राम, जो मैंने आपको रिफ्लेक्शन में भी एक्सप्लेन किया था, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल ट्रायंगल ABC का ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर ही होता है। ज्योमेट्रिकली आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा। ये सब चीजें आपसे 12th लेवल पे नहीं पूछी जाती है, इट इज अंडरस्टूड। आपको आता हो या नहीं आता, हम मान के चलते हैं आपको आता है। ठीक है, आपको आता है, मानते हैं। अब यहाँ पे दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर ये है तो इस ट्रायंगल ADC में ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। अगर माइंड में क्वेरीज है तो मैं बता देता हूं। देखो, ये वाला तो 90 डिग्री बन रहा है ना, दिस R एंड क्रॉस दोनों को ऐड करो तो 90 बनेगा। उसी तरह से क्रॉस और इसको भी ऐड करोगे तो भी 90 बनेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180। 180 में से 90 ये चला गया तो बाकी दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं ना। ये इसके साथ मिलकर 90 बना रहा है, ये भी इसके साथ मिलकर 90 बना रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल में है भाई। वेरी सिंपल है, ऐसे कुछ ज्योमेट्री है, कुछ नहीं कचरा है, इसको सोचना भी बेकार है। ठीक है, वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी काम करता है। दिस आई एंड दिस क्रॉस मेक्स 90 डिग्री। अब मैं इसको हाइड कर दूं, अगेन दैट आई एंड क्रॉस मेक्स 90 डिग्री, तो इसका मतलब दोनों इक्वल हुए ना। सिंपल। तो अब देखो, इन ट्रायंगल ABC में मेजर एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC में मेजर एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब देखो, डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC व्हिच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, साइन आई फाइंड आउट कर ले। क्यों भाई? जरूरत है उसकी, वही तो प्रूव करना है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? फटाफट बताओ, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? T रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड, मैं ही बता रहा हूं। साइन आई इक्वल्स टू क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट इज BC, हाइपोटेन्यूज AC। बहुत अच्छे। BC की वैल्यू यहां पे देख लो, क्या है? V1t डिवाइड बाय AC। इसको स्टेप नंबर 1 ले लो। उसी तरह से आ जाओ नीचे वाले ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ADC साइन आर फाइंड आउट करो। यहां से
साइन आर क्या होगा, अगेन वही सेम फॉर्मूला, अपोजिट बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड इज एडी, हाइपोटेनस एसी इक्वल्स टू एडी को देखो वहां पे लिखा है V2D, तो हम इसको लिख सकते हैं V2D डिवाइड बाय AC। इसको स्टेप नंबर 2 ले लो, दोनों का रेशियो लो, टेकिंग रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ I बाय साइन ऑफ R इक्वल्स टू व्हाट, V1T बाय AC डिवाइड बाय V2T बाय AC। पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो AC AC कैंसिल, V1T बाय V2T which is also equal to V1 by V2। क्या मिल रहा है आपको, sin I by sin R equals to V1 by V2। V1 मतलब क्या, velocity of light in the first medium, और V2 मतलब क्या, velocity of light in the second medium। अब मैं बता दूं आपको कि लाइट की ये प्रॉपर्टी है जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी हो चाहे ह्यूजेंस वेव थ्योरी हो, सबने यही बोला था कि लाइट का जो स्पीड होता है मीडियम टू मीडियम वैरी करता है, बट फॉर अ गिवन मीडियम इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। फॉर अ गिवन मीडियम मतलब वाटर में मैं बोलूं x इसकी स्पीड है तो x ही रहेगी, ग्लास में स्पीड y है तो हमेशा y ही रहेगी, तो फॉर अ गिवन मीडियम उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। उसी इसका मतलब ये हुआ कि V1 और V2 वे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया V1 और V2 कांस्टेंट है। अगर मीडियम कांस्टेंट फिक्स है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी फिक्स है, तो ये दोनों कांस्टेंट हुए, V1 V2 कांस्टेंट। तो एज V1 एंड V2 आर कांस्टेंट्स, तो एज यू नो the ratio of two constant is also a constant, तो उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं sin I by sin R is equal to a constant। और यही तो हमारा फर्स्ट लॉ था, सिंपल प्रूव्ड। The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always a constant। क्लियर, इसी को मैंने यहां से स्टार्ट किया तो वहीं पे खत्म करने जा रहा हूं। यही हमको प्रूव करना था कि for a given pair of media the ratio of sine of angle to incidence to sine of angle of refraction is always a constant। क्लियर, ये प्रूव कर दिया मैंने। बाकी के दो लॉ क्या थे याद है, एक प्लेन से रिलेटेड था, दूसरा मीडियम से। पूरे डायग्राम में देख सकते हो कि मैंने कुछ थ्री डायमेंशनली आपको अज्यूम नहीं करवाया, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड इन टू डायमेंशन। So incident ray, normal and the refracted ray all lie in the same medium, sorry in the same plane, they are lying in the same plane। हो गया। दूसरा, angle of incidence और angle of refraction को आप देख सकते हो, they are in two different medium, angle of incidence first medium, angle of refraction second medium है, और normal के left और right में। तो थर्ड लॉ भी प्रूव हो गया हमारा कि angle of incidence and angle of refraction lie in two different medium on either side of the normal, that's it। so ये था proof of laws of refraction based on Huygens principle, one of the very very important questions। so hope आपको पूरा explanation समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को रिप्ले करो रिप्ले करो रिप्ले करो और तब तक देखो जब तक कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। so again सेशन ओवर, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। और सो एज आई से इन एवरी लेक्चर वीडियोस देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ओके, चलो, टाटा, बाय बाय।